नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सों का धरना 8वें दिन भी जारी, शासनादेश की मांग। देहरादून के ब्रह्मापुरी में पहाड़ी से आया मलबा घरों में घुसा, महिला और मवेशी दबे। कालाडूंगी रिजॉर्ट के कुक की चाकू से गोद कर हत्या, इलाके में सनसनी। रामनगर से कारोबारी हुआ रहस्यमय परिस्थितियों में लापता, पुलिस जांच में जुटी। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बावजूद बिक रही पॉलिथीन, नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। उत्तराखंड में बारिश पहाड़ से लेकर मैदान तक कहर बनकर टूटी है। राजधानी देहरादून में बीती बुधवार को हुई बारिश ने काफी तबाही मचाई। कल हुई भारी बारिश के कारण कहीं तो भूस्खलन और कहीं जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें कि कल हुई भारी बारिश के कारण सड़क पर बह रहे पानी की वजह से लंबा जाम भी लग गया। लोगों को पैदल चलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सहस्त्रधारा के पास ब्रह्मापुरी क्षेत्र में बुधवार रात को सड़क पर पहाड़ी का मलबा 4 मकानों में घुस गया। 3 मवेशी और एक महिला मलबे में फंस गई। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ सहित अन्य विभागों ने बचाव कार्य शुरू किया। एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर महिला को मलबे से निकाला। महिला को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। मलबा आने से 3 पशु भी दब गए थे। 4 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई मकानों में मलबा घुस गया। बताया जा रहा है कि मौके पर करीब 500 मीटर के क्षेत्र में मलबा फैल गया था। आपको बता दें कि मस्तूरी विधायक गणेश जोशी मौके पर निरीक्षण को पहुंचे और उन्होंने इस घटना को लेकर मुआवजा देने की बात भी कही है। बीती रात को हुई भारी बारिश के बाद गौचर में स्थानीय लोगों के घरों में पानी घुसने से लोगों में दहशत पैदा हो गई। वहीं दूसरी तरफ रेलवे की निर्माणदायी कंपनी मेघा का दूषित पानी कुछ लोगों के घरों में घुसने के साथ साथ एक मकान की नींव खोखली हो गई। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का पानी नाली का सही निकासी न होने के कारण उनके घरों में घुस रहा है। रात भर वो बाल्टी से पानी भर कर फेंकने को मजबूर है। रेलवे होता है और यो जब पानी पूरा हमारे भीतर बैठे गड्ढा टूटे, हम तो एक कथार नुकसान चाहिए पानी मकान गए तो खतरा हुए हमारे हैं पूरा फोन सुना तो खतरा से। और जब भी यूँ बड़ी गाड़ी चलनी 4 महीने में परेशान हुए, 4 महीने में परेशान हुए तो हम रात से होना नहीं तो जब बरखोनी तब 11 बजे बैठे ना 5 बजे हुए बीतू तब आता हम उठे हमसे। अब ये पानी समाधान तो करना नहीं। अब बोलो तुम हम क्या कंचा ये पानी या हम डीएम हो जाने एसडीएम हो जाने कि कखजान नगर पालिका कुछ नहीं करेगी। अब क्या हुए सकूल ये धरना पर बैठा हम कोई फायदा नहीं। चार चक्कर चल रही है, उसके बहुत बड़ा वाइब्रेशन हो रहा है जिससे पूरी मकानें हिले दरार आ गई है। पहली बात ये प्रॉब्लम ये है मकानों पे दरारें आ रखी। दूसरी बात ये है कि आजकल जो है बरसात का सीजन है, रात दिन बारिश हो रही है। बारिश के कारण हमारे बगल में मकान बनी हुई है रेलवे वालों की। उस रेलवे का जो मकान का पानी है वो सारा पानी सब मकान के अंदर आ रहा है। पूरा जो है हमारे मकान की फाउंडेशन खराब हो गई है, ये सामने दिखाई दे रही है। क्या करेंगे हम लोग? ये शासन से हम गए, इनके पास गए, सब जगह गए। अब जाके रेलवे वाले कुछ लेबर यहाँ पे आई है, कह रहे हैं कि हम ठीक कर लेंगे इसको। टाइम है, उस टाइमिंग का कोई फिक्सेशन नहीं है। लगातार ये विस्फोट कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर पूरे इलाके में मकानों में आप दरारें देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहुत घोर लापरवाही दोनों कंपनियों के द्वारा है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा हमारे स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा एनएच के प्रति भी हम लोगों का एक रोष है और एनएच का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाईवे बना हुआ है उसमें नाली तो आपने बनाई है, लेकिन उस नाली की जो निकासी पूरी रिहायशी बस्ती के अंदर कर दी, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारे शासन से और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि रेलवे कंपनियों की मनमानी पे रोक लगाई जाए और जो लोग प्रभावित हुए हैं, जैसे यहाँ पर इनका मकान प्रभावित हुआ है, इनको पूरा मुआवजा और इनका जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। और हमारा जो नेशनल हाईवे जो विभाग है उनसे भी हमारी मांग है कि इस जो ऊपर की जो हाईवे का जो पानी की जो निकासी है उस निकासी की उचित व्यवस्था हो और उसका एक प्रॉपर चैनल ड्रेनेज सिस्टम बनकर के नदी तक जाए ताकि यहाँ के मकानों पर कोई खतरा ना आ पाए। संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ का भर्ती की मांग को लेकर एकता विहार में धरना 8वें दिन भी जारी रहा। इस बीच एनएचएम के अध्यक्ष और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों ने भी धरना स्थल पहुंचकर बेरोजगार नर्सेज के आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजलवाड़ ने कहा कि दिसंबर 2020 से 2621 नर्सिंग अधिकारी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, जबकि लिखित परीक्षा 3 बार निरस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि साल 2011 के बाद 2020 में भर्ती तो आई, लेकिन 2 साल होने के बावजूद युवा भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में संविदा पर कार्य कर रहे नर्सिंग अधिकारियों ने पूरी जिम्मेदारी से अपने कार्यों का निर्वहन किया है, लेकिन कैबिनेट बैठक में वर्षवार नर्सिंग भर्ती का निर्णय होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा रही है। कई लोग अपनी आयु सीमा पार कर रहे हैं।
रुद्रप्रयाग जिले के नवनियुक्त उप वन संरक्षक अभिमन्यु ने रुद्रप्रयाग के कुछ हिस्सों से मानव और वन्य जीव खासकर गुलदार और भालू के बीच संघर्ष के अधिकतर घटनाओं की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि संघर्ष को रोकने के प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरी गहनता से नई टेक्नोलॉजी के जरिए काम किया जाएगा। इसके लिए वो खुद ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे जहाँ ज्यादातर मात्रा से ऐसी घटनाएं होती हैं और इस पर पूरी ठोस कार्य योजना से काम किया जाएगा। वन विभाग के लिए रुद्रप्रयाग जो फॉरेस्ट डिवीज़न है ये थोड़ा मानव वन्य संघर्ष को लेके काफ़ी संवेदनशील रहता है। तो इस क्रम में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेके हम सजग रहेंगे और इसके लिए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस जो मानव वन्य संघर्ष जैसे गुलदार का अटैक या भालू का अटैक है इसकी रोकथाम में प्रायोरिटी में रहेगा। इसके अलावा जो हमारा वृक्षारोपण होता है या जल संरक्षण कार्य होता है इसकी गुणवत्ता को अच्छे से ज़्यादा इम्प्रूव करना ताकि जो हमारा वन है उसका सुरक्षा हो सके और जो नए वन है उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा थोड़े इको टूरिज़्म से रिलेटेड और जो स्थानीय जनता है उनका आजीविका संवर्धन से वनों से जोड़ा जाए, इसका हमारा प्रयास रहेगा इसमें। जैसा कि ये सुप्रसिद्ध जो शिकारी रहे हैं जिम कॉर्बेट, उनके नाम से यहाँ पे जिम कॉर्बेट ट्रेल है, उसका विकास का हमारा प्रयास रहेगा। पहले भी कुछ कार्य किए गए हैं तो इसको लेके हम इसको एज अ टूरिज़्म डेस्टिनेशन की तरह हम डेवलप करना चाहेंगे और यहाँ पे कुछ म्यूज़ियम की तरह उस स्थल को डेवलप करने का प्रयास रहेगा वन विभाग द्वारा। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग में स्थित रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर में बुधवार को अमेज़न के साथ पार्टनरशिप पर कुमाऊं क्षेत्र के लघु उद्यमियों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस से जोड़ने के लिए एक दिवसीय पार्टनरशिप कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अमेज़न प्लेटफॉर्म की ओर से मनोज ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर से उद्यमी पहुंचे। इसके अतिरिक्त चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल के उत्पाद भी यहाँ पहुंचे। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को अमेज़न के कारीगर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक को भले ही 1 जुलाई प्रदेश भर में सरकार ने बैन कर दिया हो, अल्मोड़ा जिले के नगर पंचायत भिकियासैंण में सिंगल यूज प्लास्टिक का खुलेआम प्रयोग कर सरकार के नियमों का मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद भिकियासैंण बाजार में खुलेआम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने, आयात, निर्यात और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक से बनी चीजों पर रोक लगा दी थी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में ग्राम पंचायत अधिकारी मीरा पासवान की कार्यशैली से गुस्साए ग्राम प्रधानों ने ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष संजीव राणा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत अधिकारी मीरा पासवान के ट्रांसफर और उनकी जांच के संबंध में खटीमा खंड विकास अधिकारी के माध्यम से पंचायती राज मंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि नौगांव ठग्गू की ग्राम प्रधान ललिता देवी का ग्राम पंचायत अधिकारी मीरा पासवान द्वारा हमेशा शोषण किया जाता है। उन्होंने बिना अनुमति के लेबर पेमेंट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज के लिए परेशान करना, 25% कमीशन लेना, ग्राम पंचायत अधिकारी मीरा पासवान के पति द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करना आदि आरोप लगाते हुए उनके अनियंत्रित ट्रांसफर और उनके खिलाफ जांच की मांग की है। उनसे मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो नौगांव ठग्गू की ग्राम प्रधान है ललिता देवी, जो वहाँ के पंचायत सचिव मीरा पासवान जी है, उनके द्वारा हमेशा हमारी ग्राम पंचायत ललिता देवी का शोषण किया गया और आज अधिकारियों की मिलीभगत से इनकी पंचायत को क्या बिगराबाग क्या कहते हैं कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे ये काफ़ी दुख है इनके दिल में। और क्या कहते हैं अभी कई प्रधानों को इन्होंने फ़ोन करके अभी तुरंत ही बताया है, तो हम यहाँ पहुँचे हैं। और मैं आपके सुदर्शन टीवी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि विकासखंड खटीमा के जो सचिव हैं ये बेलगाम हो चुके हैं। इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे ग्राम प्रधानों का जो डीएससी है वो अपने साथ रखते हैं और अपनी मनमानी तरीके से क्या विकास कार्यों में क्या कहते हैं बाधा डालते हैं। कई कार्य ऐसे हैं जो क्या कहते हैं अगर हम चाहें तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। हमारी मांग है, ललिता देवी के माध्यम से हमारी जो मांग है वो मांग ये है कि इनकी जो न्याय पंचायत में मीरा पासवान जी जो कार्यरत हैं उनका जल्द से जल्द यहाँ से तबादला कर दिया जाए और कोई जो भी नए अधिकारी यहाँ पे आए अधिकारी आए और क्या यहाँ पे तैनात किया जाए उनको। अगर 3 दिन का अल्टीमेटम प्रधान संघ के द्वारा दिया जा रहा है, अगर 3 दिन के अंदर अंदर मीरा पासवान जी को यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया गया तो प्रधान संगठन यहाँ पे उग्र आंदोलन करेगा, ब्लॉक की तालाबंदी करेगा। इसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की रहेगी। जो विकासखंड खटीमा में कार्यरत हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीरा पासवान,
इसका कुछ न्याय पंचायत से तबादले के संदर्भ में लिखा गया है और जो माननीय पंचायत राज उनके जो ज्ञापित है और हमें हमारे माध्यम से भेजा है तो हम ऐसे में हैं आज ही हम इसको आगे प्रेषित अब साहब इसमें तो ये है कि हमने माध्यम से ज्ञापन है, ज्ञापन को अभी ये पंचायत राज मंत्री किया उसको हम आज ही ससमय यहाँ पर अपने कार्यालय से प्रेषित कर देंगे। हमारे स्तर पर कोई भी डिले नहीं है। मेरा है महेश्वर सिंह अधिकारी, सहायक खंड विकास अधिकारी। वर्तमान में मैं यहाँ पर प्रभारी खंड विकास अधिकारी का तौर पर मुझे कालाडूंगी थाना अंतर्गत पवलगढ़ के स्थित बक्स एंड रिजॉर्ट की किचन में काम करने वाले कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। 54 वर्षीय अधेड़ की चाकू से गोदकर हत्या करने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। वहीं घटना की जानकारी के लिए रिजॉर्ट के मैनेजर मोहन मसीह सहित सभी कर्मचारियों से मालूमात की जा रही है। बैलपड़ाव में डक्स एंड रिजॉर्ट है। यहाँ पर एक रीशन नाम के व्यक्ति की हत्या की गई है जिसकी आयु 54 वर्ष है और इसमें अब मैंने अपने चौकी इंचार्ज को और थानाध्यक्ष को और सीओ साहब को बताया है कि जो भी यहाँ पर लोग हैं उनसे पूछताछ करने के बाद इस हत्याकांड को तुरंत खुलासा किया जाए और इसमें अब यहाँ पर टीम गठित करके और इस हत्याकांड को खुलासा किया जाए। पाठी जी है जी, 2012 से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये गुप्ता जी के द्वारा गुप्ता जी के अपने स्टाफ ने मिल के पीछे मर्डर किया। उसके बाद से वहाँ पर ताज़ा सीमेंट अभी डालकर लाश को इरादेतन अंदर रूम में शिफ्ट करा गया है और वह स्टाफ कहता है कि हमें कुछ पता नहीं है और ये गुप्ता जी ने मिलकर ये सारा काम अपने मैनेजर के द्वारा कराया है। गुप्ता जी यहाँ से गायब है और मैनेजर इस काम को अंजाम देके गायब हो गया है। जो स्टाफ था वो कहता है हमें कुछ नहीं किया है और उसी स्टाफ ने वहाँ पर ब्लड के ऊपर जो लिपापोती करी है सारी सीमेंट की, वो एक ताज़ा है। मैं उसको आपको भी दिखा सकता हूं और मैंने गांव वालों को, पुलिस वालों को, सबको दिखा दिया है। शासन से यही मांग होगी कि ये होटल पहले सीज किया जाए क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ है वो अगल बगल भी यहीं रहता है और वो रात को इसको छेड़ाखानी करके सारे सबूत वगैरह नष्ट कर देगा। ये निर्मम हत्या हुई है, 10-12 घाव चाकू के लगे हुए हैं। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले होटल को सीज कर दिया जाए, उसके बाद से कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी। विकासखंड मुंसियारी के मुख्य बाजार में बीती बुधवार की देर शाम करीब 5 बजे अचानक मुंसियारी उपजिलाधिकारी भगत सिंह फोनिया और कोतवाल मुंसियारी मुनव्वर हुसैन के नेतृत्व में पहुंची प्रशासन और पुलिस की संयुक्त चेकिंग टीम को देखते ही व्यापारियों में खलबली मच गई, जिसमें टैक्सी स्टैंड, शास्त्री चौक से SBI लाइन तक चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान पॉलिथीन पाए जाने पर दुकानदारों का 250 रुपए का जुर्माना के तौर पर चालान किया गया। वहीं दूसरी ओर उपजिलाधिकारी भगत सिंह फोनिया के चिकन मीट के दुकानों पर पहुंचते ही कई कमियां सामने आई, जिसमें चिकन मटन के दुकानों पर साफ सफाई नहीं दिखने पर भी दुकान स्वामियों का 250 रुपए का चालान किया गया। रामनगर पहुंचे उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक KP दुबे ने कॉर्बेट पार्क के झिन्ना रेंज में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में ये मामला भी मीडिया द्वारा उठाया गया कि कॉर्बेट पार्क में जो भी शिकारी घुसे हैं वो यूपी से ही कॉर्बेट में घुसे हैं। इस पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने कहा कि यूपी के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो कॉर्बेट पार्क और यूपी की सघन बाउंड्रियां हैं उन पर चौकसी के लिए इंतजाम किए जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों द्वारा सामंजस्य स्थापित करने, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एक दूसरे के साथ गश्त करने और सूचनाओं के आदान प्रदान करने पर चर्चा की गई। देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक दूसरे के सिस्टर स्टेट्स हैं और जो वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में या वन संरक्षण के संबंध में हमारे पूर्व से ही यह स्थापित परंपरा रही है कि एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से वन्य जीव संरक्षण और वन संरक्षण में कैसे कीर्तिमान स्थापित करें और प्रबंधन को हम आगे ले जाएं ताकि वन्य जीव स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकें और हमारे वनों का भी सतत रूप से विकास होता रहे। तो उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की बात है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, आप सभी अवगत हैं कि यह हमारे देश का प्रथम टाइगर रिजर्व है। इतना अनूठे प्रकृति का ये टाइगर रिजर्व है और इसका प्रबंधन शुरू से ही अग्रणी रहा है टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में। और आज हमने जो देखा, इसमें चाहे चौड़ का प्रबंधन हो, चाहे वो जल का प्रबंधन हो वन्य जीवों के लिए, चाहे उनके वासस्थल का प्रबंधन हो पूरे संपूर्ण रूप में, चाहे उन वन्य जीवों के व्यवहार के अनुश्रवण के लिए जो व्यवस्थाएं जैसे कि वॉच टावर्स वगैरह होते हैं उनकी बात हो, बड़े ही अच्छे स्वरूप में और बड़े ही
अच्छे तरीके से सुसज्जित रूप में और साफ सफाई से स्वच्छता को अपनाते हुए एक कीर्तिमान स्थापित करने की ओर कॉर्पोरेट प्रशासन अग्रसर है। पौड़ी जिले में स्वच्छ भारत मिशन को संचालित करने वाले जनपद स्तरीय कार्यालय का मुख्यालय विकास भवन प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन की खिल्ली उड़ा रहा है। जिले के कलेक्ट्रेट, शिक्षा विभाग, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग को छोड़कर सभी विभागों के जनपदीय कार्यालय विकास भवन से संचालित होते हैं, लेकिन जिले का ये विकास भवन गंदगी का अड्डा बना हुआ है। जबकि जिलाधिकारी और जिले में आने वाले सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक की बैठकें इसी भवन में आयोजित की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन के तमाम कार्यक्रम यहीं आयोजित होते हैं। यहाँ के लगभग 80% शौचालय जीर्णशीर्ण स्थिति में है। यहाँ कार्यरत कर्मचारी और विशेष रूप से महिला कर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पंचस्थान में हूँ मैं यार, यहाँ पे हमें टॉयलेट की बहुत प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है। टॉयलेट में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। यहाँ पे बहुत गंदगी फैल रही है, ना तो पानी है ना कोई शौचालय ढंग का है। बहुत दिक्कत होती है सर, इधर उधर जाना पड़ता है। बाकी सारे विभाग वाले ताले लगा के रखते हैं अपने अपने टॉयलेट में, पर्सनल टॉयलेट है उनके। हमको दिक्कत होती है। पानी नहीं है सर, कहीं गंदगी है बहुत। शौचालय का यहाँ पर एक तो जैसे थोड़ा सफाई की दिक्कत है ही, मतलब शौचालय जिस हिसाब से होना चाहिए कि प्रॉपर सफाई हो, वहाँ पर सैनिटेशन अच्छे से हो, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, तो थोड़ा सा दिक्कत है शौचालय का। कितनी दिक्कत होती है? महिलाएं की दिक्कत तो यहाँ पे हमारे स्टाफ में 2 महिलाएं हैं जैसे, और कुछ नीचे विभाग में भी हैं। तो क्या होता है कि सब या तो एक जॉइंट शौचालय का इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक ही शौचालय में सब जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये है कि प्रॉपर जैसे फ्लशिंग हो गया या क्लीनलीनेस हो गया, ये थोड़ा सा कम है। वर्तमान में जो हमारे पास शौचालय हैं ये 4-5 विभागों के संयुक्त रूप से हैं और उसमें सफाई की व्यवस्था न होने के कारण बहुत गंदगी रहती है, जिससे कि शौच वगैरह जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कहाँ शौच जाते हैं? कभी बाहर चले जाते हैं और कभी दूसरे ऑफिस के शौचालय में चले जाते हैं। विकास भवन में है, क्योंकि विकास भवन काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पे जो है जनता के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी शौचालय पर्याप्त मात्रा में बने हुए हैं, लेकिन कुछ शौचालय हमारे वर्किंग में नहीं है, क्रियाशील नहीं है, तो उनको ठीक करने के लिए RES विभाग को जो है उत्तरदायित्व दे रखा है, और जिसमें RES विभाग के द्वारा जो है पुराने शौचालयों का काम ठीक करना तो अभी प्रारंभ नहीं किया गया है, लेकिन अभी 4 नई यूनिट उन्होंने तैयार की हैं। अभी वो जनता को समर्पित नहीं की गई हैं, लेकिन 4 यूनिट जो है तैयार कर ली गई हैं। जहाँ तक महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आते हैं और शौचालय जो कुछ वर्किंग में ना होने के कारण उनको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इनको ठीक कराने के लिए हम भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे और जो मुख्य विकास अधिकारी मैम हैं उनके संज्ञान में इस बात को लाएंगे। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में लंबे समय से तेंदुए ने अपना आतंक बना रखा है। घर के बाहर टहल रही गाय के बछड़े को लगातार तेंदुआ अपना शिकार बना रहा है। काशीपुर के कई ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी तेंदुए की दस्तक देखी गई है। तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। शाम होते ही ग्रामीणों ने अब घर से निकलना बंद कर दिया है और जरूरी काम होने पर ही लोग इकट्ठा होकर घर से निकलते हैं। बीते दिनों भी तेंदुए ने घर के पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाया था, जिसकी वीडियो सामने आई थी। हाँ, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मानपुर रोड में ये काशीपुर से लगी हुई कॉलोनी है, ढिला नदी के किनारे पर कसम, तो वहाँ पर जो है गुलदार के देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई और कुछ एक हमारे पास में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, वो भी मेरे पास में आया, तो तुरंत संज्ञान लेते हुए मैंने अपनी टीम को भेजा वहाँ पर और मैं खुद मौके पर गया, लोगों से मैंने वार्ता की और जो है तो लोगों द्वारा बताया गया कि वहाँ पर जो है लेपर्ड है, तो वो उनके पालतू कुत्ते पर अटैक किया, जो बच गया है। तो संयोगवश कि अच्छा है कि कोई जनहानि या कोई ऐसे नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बाद हमारे द्वारा निरंतर क्षेत्र में जो है पेट्रोलिंग की जा रही है, गश्त की जा रही है, अपने स्टाफ को जो है अवेयर करके मैंने बता दिया है और हम रात में हम जो है खुद जाते हैं, अनाउंस करते हैं कि लोगों को जो है आसपास में लाइट की व्यवस्था करें अपने जो है, क्योंकि आसपास में जो है झाड़ियाँ हैं कॉलोनी में, तो उनकी साफ़ सफाई करवाएँ। तो इसके लिए हमने उच्चाधिकारियों के संज्ञान में भी ला दिया है और जैसे ही जो है ऊपर से आदेश आते हैं तो उसके हिसाब से निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में हमारी टीम मौके पर लगातार गश्त कर रही है और कोई भी कार्रवाई जो है हमारे जनहित में जो उचित कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। भारत देश में आजादी का महोत्सव के तहत मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकेडमी में 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीलाभ किशोर, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक, उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून ने राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस मौके पर IG PS डंगवाल मसूरी, ITBP निदेशक मौजूद थे। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकेडमी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। हम लोग, आपको पता ही है कि हम लोग 75वां अपना आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसमें अमृत महोत्सव के तौर पे ये जाना जाएगा। इसमें ITBP जो है वो
सीमावर्ती जितने भी एरिया हैं उसमें हम झंडे के महत्व को लेके जा रहे हैं। उसी क्रम में यह झंडा, जो विशाल झंडा जो हम लोगों ने एकेडमी में फहराया है, ये यहाँ के हमारे प्रशिक्षुओं को, हमारे ऑफिसर्स को और शहर के लोगों को और यहाँ विजिट करने वाले जितने भी टूरिस्ट होंगे उन सबको प्रेरणा देगा और देशभक्ति के प्रति उनको जागृत करेगा। साथ में हम ITBP जो है इस बार हम लोग लाखों झंडे जो है गांव-गांव में जो बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित गांव हैं उनके घरों में लेके जा रहे हैं। साथ में हम 75 चोटियों पे, देश के 75 चोटियों पे इस बार झंडा 15 अगस्त को फहराएंगे 75वें वर्षगांठ के ऑर्डर पे। तो हम लोगों की टीमें बन गई हैं जो अलग अलग चोटियों को पहचान कर लिया गया है और 15 अगस्त के दिन हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी और वहाँ झंडोत्तोलन करेगी। हमने जो झंडा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमने ये डिसाइड किया कि झंडा जब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, झंडोत्तोलन के बाद जो लोग वापस करना चाहेंगे उनके पास, हर आदमी के पास हमारे लोग जाएंगे और उनसे उनकी इच्छा पूछेंगे। अगर वो झंडे को संभाल के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज हम उसको वापस कलेक्ट करके हम अपने पास ले आएंगे और उसको सुरक्षित तरीके से सम्मान के साथ अपने पास रखेंगे। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि हूँ। हमारा ये सपना है कि देश में हर जगह विशालकाय झंडे लगें और साथ साथ में देश के हर घर में लोग अपने घरों में, ऑफिस में झंडे को लगाएं। झंडा आप जैसे जानते हैं कि राष्ट्र प्रेम का पहला प्रतीक होता है। इसी कारण हमारी गवर्नमेंट ने भी 75वें साल के आज़ादी के अमृत महोत्सव में झंडा लगाने को एक सेलिब्रेशन का एक ज़रिया माना। तो झंडा जो आज बोला जा रहा है कि झंडा लगाएं आप 13 से 15 तारीख के लिए, हमारा ये संदेश है फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से और यही गवर्नमेंट की भी मंशा है कि आप झंडा अब लगाना शुरू करें और उसके बाद हमेशा अपने घर पे झंडा लगाए रखें। झंडे को लगाना एक गौरव का प्रतीक है। आप जानते हैं कि झंडा किन किन अच्छे ओकेजन पे फहराया जाता है, लहराया जाता है, शहीदों को श्रद्धांजलि भी झंडे के द्वारा दी जाती है। तो अगर आप किसी भी तरह से अपने देश प्रेम को जाहिर करना चाहते हैं या आप एक नागरिक हैं जिन्हें भारतीय होने पे गर्व है, तो झंडे को पूरा साल अपने घर पे लगाए रखिए। इसे मिलना और इसे लगाना अब गवर्नमेंट की अलग अलग नीतियों के कारण और भी आसान हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को जो आप बोला जा रहा है हर घर झंडा, उसके साथ में आप खुद एक लाइन जोड़िए, हर घर झंडा हमेशा झंडा। सर, ये देखा जाता है कि अक्सर अपमान होते हुए नजर आता है, उसको लेकर किस तरीके की पॉलिसी है और अगर उसको डिस्पोज करना है झंडे को तो वो क्या पूरी नीति है? देखिए, झंडा जब लगाया जाता है तो उसका एक ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक पॉइंट होता है कि झंडे को सामान्य ढंग से लगाएं। तो जो भी आप किसी चीज़ को सम्मान देना चाहते हैं उसके लिए आप जो करते हैं, जैसे मान लीजिए झंडा आप घर पे लगा रहे हैं, तो जो भी आप झंडा लगाते हैं वो झंडा जब फहराते हुए या जब फहरा नहीं पा रहा हवा के कारण किसी चीज़ को, वो वस्तु को टच नहीं करना चाहिए। बिना हवा के जब नहीं होता, लहरा नहीं होता, लहरा रहा होता, वो टच नहीं होना चाहिए किसी को। वो ऐसी जगह पे लगना चाहिए कोई निकले तो उसके सर पे ना लगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सम्मान के लिए आप खुद सोच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। जहाँ तक नियम का सवाल है कि झंडे को नष्ट कैसे किया जाए, झंडे के बारे में जितने भी प्रावधान हैं वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में निहित हैं। इसकी कुछ अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने अभी कर दी हैं, अंत में अगर उसका हम निचोड़ निकालें कि झंडे को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, जब झंडा ख़राब हो जाता है तो उसमें ये लिखा गया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, उसे जलाकर या किसी भी अन्य सम्मानित ढंग से उसे पूर्णतया नष्ट कर दें। दो बातें ध्यान रखिए इसको। पहली बात तो इस चीज़ को एकांत में करें, पब्लिक इकट्ठा करके काम नहीं करना, और दूसरा इसका कोई ऐसा वीडियो या कुछ पिक्चर पोस्ट ना करें जिसकी कोई लोग गलत मीनिंग निकाल के गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। तो एकांत में और सम्मान के साथ उसे पूर्ण। जनपद नैनीताल और उसके आसपास देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जनपद नैनीताल में एक राष्ट्रीय मार्ग भवाली नैनीताल और 3 ग्रामीण मार्ग फतेहपुर बेल बसानी मार्ग, देवीपुरा सौड़, भंडार पानी पाटकोट मार्ग बाधित हो गए, जिसको खुलवाने का प्रयास जारी है। बारिश के चलते नैनीताल में पर्यटक सीजन भी कम हो गया है। बारिश के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने पहाड़ों में हालत बद से बदतर कर दिए हैं। कल रात से लगातार हो रही बारिश ने सड़कों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा के समीप लगभग 3 घंटे से बाधित है, लेकिन सोचने वाला विषय ये है कि मार्ग बंद होने के बाद 2 घंटे तक जिम्मेदार संस्थाओं का ना कोई आदमी दिखा और ना मार्ग खोलने के लिए मशीनें। ऐसे में लोगों का सिस्टम पर जमकर गुस्सा फूटा। वहीं कई जगहों पर लोग खतरनाक चट्टानों के नीचे बैठकर इंतजार करते नजर आए। अगर चट्टान खिसक जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों लोग फंसे हैं। बड़ी बात तो ये रही कि सुरक्षा को लेकर भी लापरवाही बढ़ती गई। पुलिस के जवान भी वहां नजर नहीं आए। कुछ होमगार्ड के जवान ही सैकड़ों लोगों के बीच खड़े दिखे। बाद में पुलिसकर्मी
मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर सड़क का सपना भले ही बेहतरीन है, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों ने सड़कों के बुरे हाल कर दिए हैं और जगह जगह डेंजर जोन पैदा कर दिए हैं, ये मुसाफिरों के लिए किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं है। हम यहाँ से आ रहे हैं गोपेश्वर महादेव जी, और हमको राजस्थान जाना है। राजस्थान में 200 किलोमीटर जी, 4 घंटे से खड़े हुए हैं जी। और ये मशीनें अभी आई हैं तकरीबन 20-25 मिनट पहले। तब से मशीनें नहीं थी? नहीं, कोई मशीन नहीं थी। हमने यहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं, कोई पीने की, और कोई व्यवस्था हमारे जी। सबको समस्या खड़ी हो रही है। ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा है। बिल्कुल खतरा है। क्या कहेंगे उत्तराखंड सरकार से? क्या कह रहे हैं? उत्तराखंड सरकार से क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं जो भी ये ऐसी विपत्त है तुरंत इसका निराकरण करे ताकि पब्लिक परेशान नहीं हो। प्रशासन इससे हम करें। हरिद्वार जाना है, बहुत ज़रूरी जाना है। मैं अपने बच्चे को लेकर के कॉलेज के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से 7:30 बजे की ट्रेन है। परंतु जब मैं यहाँ सुबह तो मैं चमोली के देवाल जगह से जब मैं चला हूँ तो 6 बजे मैं वहाँ से चला हूँ, परंतु यहाँ पे मुझे 2.5 घंटे का टाइम पूर्ण हो चुका है और अभी जस की तस स्थिति है। यहाँ पर इतनी दयनीय स्थिति बनी हुई है कि धूप इतनी है, कोई छाया तो यहाँ पे है नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और हम तो अपने गवर्नमेंट से ये आह्वान करना चाहते हैं कि जो आपने बद्रीनाथ मार्ग को ऑल वेदर रोड के रूप में जो किसी संस्था को, प्राइवेट कंपनी को जो काम दिया है, इनके कार्य के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी या इनका फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि ये मन मर्जी का सवाल मुझे तो ये लग रहा कि ये इन कंपनियों का मन मर्जी का मामला है। अभी तक जैसे 2.5 घंटे से आदमी फंसा पड़ा है, तो अभी पता चल रहा है हमको 10-20 मिनट पहले कि यहाँ मशीनें आ गई हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये आह्वान करूँगा और आग्रह करूँगा कि आप जो है कि माननीय मोदी जी, माननीय उत्तराखंड सरकार, धामी जी, कि इन जो ऑल वेदर रोड की जो संस्थाओं को जो काम कर रहे हैं, इन पे पूर्ण रूप से निगरानी रखी जाए। पूर्व उपाध्यक्ष चारधाम विकास परिषद के सूरत राम नौटियाल को गंगाजल प्रसाद भेंट करते हुए और स्मृति चिन्ह देते हुए 5 मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष महेश सेमवाल, उपाध्यक्ष दिनेश सेमवाल, संयोजक वसुदेव सेमवाल, माया प्रसाद और सूरत राम नौटियाल ने गंगा मैया की पूजा कर प्रदेश और जनपद की खुशहाली की कामना की। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अल्मोड़ा जिले के गरुड़ाबाज महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थानीय लोगों का अनशन जारी है। बुधवार को तीसरे दिन के अनशन में विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष रंजीत गेड़ा अनशन पर बैठे। उन्होंने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो पूरे परिसर में तालाबंदी करने के लिए छात्र और स्थानीय लोग मजबूर होंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।